हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह जो रिवीजन का वीडियो आता है, चलते हैं आज फिर रिवीजन करते हैं। कौन सा रिवीजन का टॉपिक है? तो आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट से जितने भी क्वेश्चन लगभग बने हैं इंपॉर्टेंस से उन वहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी याद कर लेंगे आज। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो चलते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो लोग नए होंगे प्लीज़ जान लीजिए, हमारा ये डेली 8 बजे वीडियो आता है आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन का, ये रिवीजन का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे कुछ लोग नहीं डेली रिवीजन कर पाते हैं घटना चक्र का, तो यहाँ पर एक एक टॉपिक आपका रिवीजन करवा दिया जाता है। तो अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़िए, जब लास्ट के 15 से 20 दिन आपके बचे रहते हैं तो उस समय सिर्फ आप एक ही बुक फॉलो करते हैं, वो होता है घटना चक्र पूर्वावलोकन, क्योंकि वहीं से आप रिवीजन कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट का। वैसे ही जब तक पेपर आपका अभी पास आता रहेगा तब से उससे पहले ही कर लीजिए रिवीजन, ताकि जब आप उस समय पढ़ें 10 से 15 दिन जब बाकी रहे तो आपका ज़्यादा क्लियरिटी हो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए स्टॉकहोम, मिनमाता, वार्सेल और रॉटरडैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टॉकहोम के बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए स्टॉकहोम जो कन्वेंशन था ये कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? 1972 में आया था। ये स्टॉकहोम है कहाँ? ये स्वीडन में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये बैठक चली थी स्टॉकहोम की, ये बैठक चली थी आपकी 5 जून से 16 जून तक ये बैठक चली थी। इसीलिए जो आपका इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसीलिए मनाया जाता है, क्योंकि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था पूरे वर्ल्ड का जलवायु पर पहली बैठक थी। इससे पहले जलवायु पर कोई बैठक नहीं की गई थी, कि मतलब लोगों को लगा पहली बार कि थोड़ा सा जलवायु पर भी देख लिया जाए। ठीक है, तो पहली बार स्टॉकहोम पर कन्वेंशन 5 जून से 16 जून के बीच चला। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये यूएन के द्वारा मतलब आयोजित किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में हमारे भारत की तरफ से कौन गया था, तो यहाँ पर भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी। ठीक, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पेपर में बनता है। इंदिरा गांधी जी इस स्टॉकहोम कन्वेंशन में गई थी। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में कौन गए थे? इंदिरा गांधी जी। इसीलिए जब वो आई थी, मतलब इसके बाद हमारे लोकसभा में पास हुआ कौन सा बिल? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? अभी आगे बताएंगे, यहीं पे बता दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब पारित हुआ? 1972 में। देखिए उसी साल हुआ था, और उसी साल भारत ने अपना एक स्टेप आगे बढ़ा भी दिया। कब? 1972 में। देखिए कोई चीज़ पढ़िए तो उससे पीछे सोचिए ये कब क्यों आया, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी यहाँ पर गई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन में, इसीलिए वो आई और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन गया। इसके बाद उसके एक साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट भी आ गया। किसके? उसके टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। तो ठीक है, तो इसका यही याद रखिएगा। स्टॉकहोम पर ये समिट स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, 5 जून से 16 जून के बीच यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। इसीलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है यहाँ पर, मतलब पूरे वर्ल्ड में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत में पास हुआ था वो 1972 में, इसी के पीछे रीजन था। ठीक है, और ये टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में इसीलिए भी पास हुआ था, कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप स्टॉकहोम के बारे में याद करिएगा। अब ये इसका मेन वो क्या था? तो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसको मतलब जो ये जैसे कीटनाशक होते हैं, काफ़ी वहाँ पर काफ़ी मतलब जो पक्षी होते रहे थे वो
ख़त्म हो रहे थे। काफ़ी जीव मतलब जो मेन पक्षियों पर जिस पर प्रभाव पड़ रहा था और काफ़ी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा था। तो वो इसी जैव प्रदूषण से ये जैसे डीडीटी हो गया ये सब, इस सब का ज़्यादा यूज होने लगा था। इसके लिए क्या हुआ, इसीलिए इस स्टॉकहोम कन्वेंशन को बुलाया गया कि इसका कम यूज किया जाए, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, जो कीटनाशक होते हैं। अब देखिए मीन माता क्या है, कन्वेंशन मीन माता है, ये जापान से रिलेटेड है। ये देखिए मरकरी, देखिए यहाँ पर मरकरी क्या होता था, एक मिनमाता सिटी था। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये मिनमाता कोई बीमारी नहीं, एक सिटी था, उसी के नाम पे बीमारी रख दिया गया। अब देखिए वहाँ से जो फैक्ट्रियों से घरों से कचड़े निकलते थे उसमें काफ़ी मात्रा में मरकरी होता था। क्या होता था, मरकरी होता था। अब जब उस मरकरी जो को तालाब में डंप कर दिया जाता था, नदियों में डंप कर दिया जाता था या समुद्र में डंप कर दिया जाता था, तो वहाँ पर जो मछलियाँ थी, मछलियाँ जापान के लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, तो मछली को जब उसको वहाँ पर निकाल के अब बनाते थे, मतलब खाते थे, तो क्या हुआ, उनको पारे उनके अंदर भी जाने लगे। तो उनका मतलब उनके मिनमाता नामक एक रोग होने लगा, ठीक है, मतलब उसी शहर के नाम से ही पड़ गया, एक रोग होने लगा, उसी शहर का नाम मिनमाता पड़ गया, ठीक है। तो मिनमाता नामक रोग होने लगा। तो मिनमाता रोग इस किससे संबंधित है, पारे का, बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मरकरी। तो मतलब मतलब मरकरी को बाइंडिंग करना, मतलब रोकना, मरकरी का यूज करने से रोकना, ठीक है, डंप करने से रोकना। तो ये मिनमाता। वासल कन्वेंशन क्या होता है, देखिए वासल कन्वेंशन भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई चीज़ पढ़िए तो उसके पीछे बैकग्राउंड पढ़िए। तो वासल कन्वेंशन क्या होता था, जैसे दो कंट्री लीजिए, एक डेवलप कंट्री लीजिए, एक डेवलपिंग कंट्री लीजिए। हमारा डेवलप कंट्री कौन सा ले लेता हूँ, अमेरिका ले लेता हूँ या इंग्लैंड ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री कौन लेता हूँ, हम इंडिया को नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया में सोच लोग कुछ कह रहे हैं लोग कि हो सकता है डेवलप्ड हो गया हो, लेकिन अभी हमारा डेवलपिंग कंट्री ही है। हम किसी ऐसे देश को लेते हैं जो डेवलपिंग ही है। जैसे अभी हम किसको ले लेते हैं, अफ्रीका के किसी कंट्री को ले लेते हैं, मान लीजिए कांगो को ले लेते हैं, कांगो, ठीक है, कांगो गणराज्य को ले लेते हैं। तो कांगो को ले लिया, तो अमेरिका में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बने इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो कहाँ पे अमेरिका डंप कर रहा है, डंप कर रहा है कांगो में। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों डंप कर रहा है, देखिए उसमें काफ़ी केमिकल होते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें उसके अंदर भी काफ़ी केमिकल होते हैं, उसको कांगो में डंप कर रहा है। क्यों डंप कर रहा है, देखिए कांगो वालों को भी फायदा है, क्योंकि कांगो वाले सोच रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया, मतलब ऐसे नहीं, जो बेकार हो जाता है वही इंस्ट्रूमेंट डंप कर रहा है अमेरिका। तो जो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाता है वो कांगो में इसलिए डंप कर रहा है क्योंकि वहाँ पर उसी इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी तांबे मिल जाते हैं, लोहे मिल जाते हैं, एल्युमिनियम मिल जाते हैं। तो उन सब की थोड़ी सी अर्निंग हो जाती है कांगो वालों की। और अमेरिका इसलिए डंप कर रहा है क्योंकि उनके देश में जो ये हैजार्डस केमिकल है ये सब यहाँ से यहाँ चले जाएं, हमारे देश से दूसरे देश में चले जाएं जो डेवलपिंग कंट्री हैं। इसीलिए वासल कन्वेंशन आया इस पर रोक लगाने के लिए। कौन सा कन्वेंशन आया, वासल कन्वेंशन आया, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मतलब किसी मतलब कोई गरीब देश है तो उस पर उसका ये आप बेनिफिट नहीं उठा सकते कि आप अपने इक्विपमेंट को ले जाके दूसरे देश में डंप कर दें। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे आप क्या करते हैं, कोई घर का सामान ख़राब हो जाता है, उसको दे देते हैं कबाड़े वाले के पास। तो कबाड़े वाला क्या करता है, तो उसको आपको थोड़ा पैसा दे देता है, आपका भी काम हो जाता है। वो वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट होता है, मतलब जितना वो होता है उसको निकाल के सब, जितना लोहा हुआ उसको अलग कर लेता है और वो अलग से बेच देता है। तो उसमें दोनों लोग का फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा तो दोनों लोग था, लेकिन क्या होता था यहाँ पर जो पब्लिक थी वो परेशान थी। मतलब क्यों, क्योंकि खतरनाक अपशिष्ट का मतलब उसको इसी देश में दूसरे देश में कांगो में डंप किया जा रहा है। कांगो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कांगो में ही नहीं, मतलब डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में डंप किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए वासल कन्वेंशन आया। रॉटरडैम कन्वेंशन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन और पीड़कनाशी। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था रॉटरडैम में, जैसे खतरनाक रसायन, जैसे कई ऐसे वो होते हैं रसायन, जैसे मेडिकल लाइन के कई रसायन होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनको रोकने के लिए
कि इनको रोका जाए, कि मतलब रॉटरडैम कन्वेंशन इसीलिए आया कि उनका व्यापार कम किया जाए। तो ठीक है, याद रखिएगा रॉटरडैम, ठीक है, पीड़कनाशी और जो खतरनाक रसायन है उनका व्यापार कम किया जाए। अब देखिए पारे से कौन सा रोग होता है, तो पारे से कौन सा रोग होता है, पारे से होता है मिनीमाता रोग। कौन सा, मिनीमाता रोग पारे से होता है। शैवाल और कवक लाइकेन, ये जो लाइकेन होता है शैवाल और कवक का संयोग भी होता है, ठीक है। अब देखिए लाइकेन के बारे में कुछ चीज़ याद रखिएगा, ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ये प्रायः दलदली स्थानों पर मिलते हैं। आप दिल्ली में ढूंढेंगे लाइकेन नहीं मिलेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। ये SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जहाँ SO2 होता है वहाँ ये उग ही नहीं सकते। क्या, ये जहाँ SO2 होता है वहाँ ये उग ही नहीं सकते, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के प्रति संकेतक होते हैं, प्रायः दलदली स्थानों पर उगते हैं, SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये याद रखें, जल अधिनियम, जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया, 1974 में। हाँ एक बात कह रहा हूँ, इस PDF को आपको डाउनलोड करना होगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब जब आपको टाइम मिले तो आप एक बार PDF को देख लेंगे तो आपको काफ़ी रिवीजन जल्दी से होगा, क्योंकि एक बार पढ़ लिए हैं आप। वाटर सेस एक्ट, जल उपकर अधिनियम कब आया, 1977 में आया। वाटर सेस एक्ट कब आया, 1977 में आया। नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति, 1981 में आया। कब, नेशनल वाटर पॉलिसी कब आया, 1981। राष्ट्रीय जल नीति कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करिए, जैसे आप प्यासे हैं तो आप कहते हैं 1 गिलास पानी। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं कि 2 गिलास पानी हमको दीजिए। कहीं बाहर से आप आए अंदर तो क्या करते हैं कि हमको 1 गिलास पानी दीजिए, 1 गिलास लास्ट में 1 है, ठीक है। तो 1981 ऐसे याद कर लीजिए। वाटर, नेशनल वाटर पॉलिसी 1981। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूटेंट 1987 में आया। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब देखिए जब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974 में आया, लेकिन जब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो 1987 में आया। कब आया, 1970। प्रदूषण की रोकथाम के लिए, ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्या, 1987 में आया, ठीक है। ये अब देखिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वही जो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2002 में आया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2002 में आया। अब देखिए जो 1986 वाला था, इसी के तहत कंट्रोल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था। अब देखिए DDT का क्या है, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन इथेन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। मतलब इसको डिग्रेडेबल नहीं किया जाता, मतलब इसको निपटान नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है। UN ने 1972 में प्रतिबंधित कर दिया था। तो वही जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन चला था, उसमें यही मेन पर्पज़ था कि ये DDT का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए 1972 में उसी के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ पर आपका कितना dB चाहिए, मतलब कहीं नॉइज पॉल्यूशन ना हो। तो आवासीय क्षेत्र में क्या है, 55 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेसिबल। और शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में 70 व्यापारिक क्षेत्र में 65। तो याद रखिएगा औद्योगिक में 70 सबसे ज़्यादा होना और शांत में 50, ठीक है। अब देखिए ऊल क्या है, ऊल मतलब ऊन, ऊन जैव निम्नीकरण, देखिए बायोडिग्रेडेबल। ऐसे क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, ये ऊन है आपका। बहुत लोग सोचते होंगे ऊन क्या बायोडिग्रेडेबल है, हाँ ऊन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक का कप, ये एल्युमिनियम फाइल जिसमें आप खाना पैक करते हैं, एल्युमिनियम फाइल, क्या वो बायोडिग्रेडेबल है, नहीं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ग्लास बॉटल, कांच की बोतल, कभी कांच अगर किसी
मिट्टी में रख दीजिए तो वो आप 20 साल बाद देखेंगे वही सही निकलेगा, ठीक है। तो कांच भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अभी कभी कभी आप खुदाई कहीं करते होंगे तो कांच लग जाता होगा, क्योंकि उस वो कांच कहाँ पड़ा रहता है, उसी में पड़ा रहता है, उसी मिट्टी में, ठीक है। तो वो मतलब गलता भी नहीं है। तो प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फाइल, कांच की बोतल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या ऊन है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो ऊन है ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ संस्था देख लेते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। अब देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर? ये भी देहरादून में है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण ये देहरादून में है। अब देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, प्राणी विज्ञान यहाँ लिखा गया है, प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ लिखा खाली वन सर्वेक्षण। तो वन ये सबसे ज़्यादा पूछता है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। अब देखिए यहाँ पर भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, ठीक है। अब देखिए भोपाल में भारतीय वन मैनेजमेंट, ठीक है। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? ये भोपाल में है, ठीक है। कहाँ पर? फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। अब देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर? नागपुर में है। देहरादून में क्या है? सॉरी, यहाँ पर देहरादून यहाँ पर होना चाहिए, ये देखिए देहरादून नहीं है, यहाँ वन जैव विविधता संस्थान, ठीक है। याद रखिएगा वन जैव विविधता, मैं लिख देता हूँ वन जैव विविधता, जैव विविधता संस्थान, ठीक है, संस्थान ये है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी। तो याद रखिएगा फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। वन जैव विविधता संस्थान, तो वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। याद रखिएगा आपके पेपर में पूछा गया है। तो ये वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कौन था? स्टॉकहोम। तो अभी हम बताए ऊपर कि पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम। इसके 20 वर्ष बाद क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता था, ठीक है। क्या था? जो एजेंडा 21 है आप देख रहे हैं वही इसका समझौता था। तो पृथ्वी मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, उपलब्धि इसमें क्या हुई थी? एजेंडा 21 समझौता हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 5 ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक है। तो ये 92 में था, तो +5 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क 1997 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन +5 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था 1997 में। अब फिर रियो 10 कब हुआ? आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका 2002 में, ठीक है। तो रियो 10 कब? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में आयोजित हुआ था। अब फिर रियो 20 कब हुआ था? तो रियो 20 कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 2012 में, ठीक है। तो रियो 20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2012 में, ठीक है। अब देखिए शीर्षक क्या था रियो 20 का? ये ही कई बार पूछा गया है, द फ्यूचर वी वांट। तो रियो 20 था जो ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में, इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट था, ठीक है। इसका क्या था? द फ्यूचर वी वांट। अब देखिए अगर आपसे पूछे रियो 10 2002, रियो 20 2012, रियो पृथ्वी सम्मेलन 5 1997, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो अगर 5 पूछे 97, 10 पूछे 2002, अगर 20 पूछे 2012, यही पूछता है रियो 20 कब हुआ तो 2012 में बताएंगे। रियो 10 कब हुआ? 2002 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? +5 97 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला कब हुआ था? वो 20 वर्ष बाद जो, तो ये 1992। ये पूछा जाता है एजेंडा 21 कब आया? तो 1992 में, ये से। अब देखिए पर्यावरण के कुछ स्ट्रक्चर है
पर्यावरण को मेनली भौतिक मतलब या अजैविक चीज़ों में, जैविक चीज़ों में, सांस्कृतिक चीज़ों में। तो जैविक अजैविक कौन सी होती है? स्थल, वायु, जल, ये सब अजैविक होते हैं ना, मतलब। और ये जंतु जो होते हैं, आप ही सब, ये सूक्ष्म जीव, पादप, पौधे, ये सब जैविक होते हैं। सांस्कृतिक मानव निर्मित जो गतिविधियाँ होती हैं वो सब सांस्कृतिक होती हैं। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि कौन जैविक घटक नहीं है। तो वायु एक जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक घटक है या भौतिक घटक है। स्थल एक जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक घटक है। जल एक अजैविक घटक मतलब जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक घटक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये भी दोनों पूछा गया है क्वेश्चन। पहला ये पूछा गया था इसकी एनजीटी की स्थापना, अभी दोनों क्वेश्चन नीचे हम दिखाएंगे कि एनजीटी की स्थापना कब हुआ था। तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुआ था। जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी 30 जून 2008 को। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम कार्य योजना कब शुरू की गई थी? 30 जून 2008 को। अब देखिए निकेत क्या है, बहुत बार पर्यावरण का क्वेश्चन है, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए हमने पूरा लिख ही दिया ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिक इकोसिस्टम तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। क्या? उसके स्थान का पता चलता है, अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन भौतिक और रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। क्या है? एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन भौतिक और रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। इतना याद रखिएगा, यही बता दीजिएगा कि एक प्राणी को जिसको जैविक, भौतिक और रासायनिक, तीन चीज़ें हैं, एक जैविक है, एक भौतिक है और एक है रासायनिक। ठीक है, रासायनिक कारक की ज़रूरत होती है उसे सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। ठीक, यहाँ से आ गया। लिमिट टू ग्रोथ की जो अवधारणा थी क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये भी क्वेश्चन आया था कि लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अब देखते हैं यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन, अभी आपके प्रीवियस ईयर जब पेपर देखेंगे 2023 का, वहाँ भी ये पूछा गया था, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं थोड़ा सा किसके थ्रू, यहाँ पर ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है, दिख रहा होगा। देखिए आप कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करिए। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक। तो कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करिए, हमेशा इंग्लिश में याद करिए। ठीक है, हिंदी में मत याद करिए, क्योंकि कभी कभी ये वहाँ पर वर्ड आपको इंग्लिश में दे देता है, तो आप सिर्फ इंग्लिश में याद कर लीजिए, दोनों यहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी वाले बच्चे होंगे तो इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है? नो पॉवर्टी। पहला कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। पहला नो पॉवर्टी। ठीक है, याद रखिएगा, नो पॉवर्टी। अब देखिए दूसरा क्या है? जीरो हंगर। अब देखिए इसका एक ट्रिक है। और तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। कैसे है? जीरो हंगर। हंगर मतलब क्या होता है? भूख। तो भूख कितने वर्ड से मिलकर बना है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो यहाँ पर दो आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो हेल्थ कितने वर्ड से मिलकर बना है? तो हेल्थ है, ये तीन वर्ड से मिलता है। अगर ला हटा देंगे तो इसका कोई वर्ड मीनिंग रह जाएगा? नहीं। तो हे अधला थे, तो हेल्थ कितने वर्ड से मिलकर बना है? तीन वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला वाला आपको याद ही रहेगा, नो पॉवर्टी पहला। दूसरा क्या रहेगा? जीरो हंगर। हंगर मतलब भूख। भूख क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना, दूसरा हो गया। हेल्थ। हेल्थ मतलब कितने वर्ड से? तीन वर्ड से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिए। अभी देखिए सब कुछ ऐसे बता दूंगा, आपको कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं याद हो पाए लेकिन कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। अब कुछ लोग को तो सभी याद हो जाएगा। अब देखिए क्वालिटी एजुकेशन कितना है? क्वालिटी एजुकेशन, तो जो सरकार कहती है हम दो हमारे दो, अगर देखिए हम दो हमारे दो क्यों प्रोवाइड सरकार करती है? क्योंकि अगर दो मतलब दो लोग माता पिता दो बच्चे रहेंगे तो क्या होता है? सरकार सोचती है, मतलब सरकार की सोच है, हो सकता है किसी की सोच ना हो,
अलग मैटर है। मतलब कहते हैं हम दो हमारे, तो उनके जो दो बच्चे होंगे उनकी क्वालिटी जो एजुकेशन की होगी अच्छी होगी। अब जैसे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है वो मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो, उतना इनकम ना हो, तो वो क्वालिटी एजुकेशन ख़राब होगी। तो ऐसे याद रख लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, हम दो हमारे दो प्लस 4 हो जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। कोई भी ट्रिक आप खुद से बना लीजिए अगर आपको पता हो। ठीक है, ये मत याद करिए, अगर कोई सिंपल ट्रिक और हो तो वो बना लीजिए, लेकिन ये वाला ट्रिक सही है। तो हम दो हमारे तो चार चार होता है, तो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या है, जेंडर इक्वलिटी होता है। क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी। अब देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तब यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर तीन तीन सिस्टर है 2 ब्रदर है, या तीन ब्रदर है 2 सिस्टर है, तो यह नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे याद कर लीजिए, पांचवा जेंडर इक्वलिटी है। क्या हो गया, जेंडर इक्वलिटी। कौन सा होगा, पांचवा जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, अब देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नो पॉवर्टी, भूख को 2 से, हंगर 0 हंगर तीसरा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, पांचवा हो जाएगा जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि 5 है यहाँ तो जेंडर बन ही नहीं रहा इक्वलिटी, तो ऐसे याद कर लीजिए। छठवां क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब स्वच्छता होता है। अब 6 आ गया, तो अभी जैसे कहीं पे गंदा होता है आप कहते हैं छी। ठीक है, तो 6 ऐसे याद कर लीजिए, जहाँ पर कहीं गंदा होता है तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं छी, तो उस छी से 6 याद कर लीजिए। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये याद रख लीजिए। सातवां क्या होता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सातवां क्या होता है, सात, सात मतलब क्या होता है, जब आपके दिमाग में 7 आता होगा तो 7 क्या होता है, 7 मतलब क्या होता है, ये आपका जैसे सप्त ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि तारे होते हैं, सातवां 7 स्टार होते हैं। तो ये सात कई चीज़ें होते हैं, मतलब हमेशा ये सात अगर देखा जाए तो ये मतलब ज़्यादा उससे ही रिलेटेड है। मतलब अगर देखा जाए तो एनर्जी, अगर 7 देखा जाए, ये मान लीजिए सप्त स्टार, मैं अगर कह रहा हूँ 7, 7 स्टार, ठीक है, करें मैं सप्त ऋषि, सप्त ऋषि तारे होते हैं ना, रात में देखेंगे सप्त ऋषि तारे बनते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बनते हैं। तो तारे क्या होते हैं, वो भी तो एक ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, वो भी तो एक हमारे सूर्य की तरह, वो भी एक तारा, जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा ही है, वो भी एक तारा है। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा ही प्राप्त होती है ना, एनर्जी नहीं प्राप्त होती है आपको सूर्य से। तो याद रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिए कि जो 7 होता है एनर्जी, क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, 7 से। ठीक है, देखिए सूर्य भगवान बने ही भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख लीजिए। अब देखिए 8वां क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ई कैसे बन रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ई ऐसे बन रहा है तो इसको ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आप कहीं पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे हो, इसको ऐसे बना दीजिए। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8वां। और 9वां कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए आई एन, आई किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। यहाँ पर आई किस नंबर पे, 9 नंबर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आई किस नंबर, 9 नंबर पे। तो यहाँ तक इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किस में आ गया, 9 नंबर पे आ गया। आई एन तीनों जहाँ लिखा है तो आई 9 नंबर पे आता है। 10वां क्या है, रिक्वायर्ड इन इक्वलिटीज। ठीक है, तो 10वां क्या है, रिक्वायर्ड इनइक्वलिटीज। अब इसका कैसे मतलब होगा, इनइक्वलिटी कैसे बनेगा, जब एक रहेगा, 1 और 0, तो इनइक्वलिटी हुई है कि नहीं, क्योंकि एक को 1 नंबर दे दिया गया, एक को 0 नंबर दे दिया गया। डेवलप कंट्री को 1 नंबर दे दिया गया है, डेवलपिंग कंट्री को 0 नंबर दे दिया गया है। तो ये क्या हुआ, इनइक्वलिटीज़ यहाँ भी हो गई। तो 1 0, जब इनइक्वलिटीज़ की बात आ जाएगी तो 1 0 तो इनइक्वल, अगर 1 1 में लिखा रहता तो इक्वलिटीज होती, लेकिन यहाँ लिखा गया है 1 0, इनइक्वलिटीज वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो 1 0 हो जाएगा। जब इनइक्वलिटीज वर्ड देखिए तो 1 0, जेंडर इक्वलिटी देखिए तो 5 आ रखिए। ठीक है, ये तो अब देखिए 11 क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक, याद रखिएगा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, इसका बना लीजिएगा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी 11 नंबर का। 12 नंबर का देखिए लिखा गया है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कह रहा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसका 11 नंबर का बनाइएगा, सस्टेनेबल सिटीज़। अब देखिए इसको भी बनाते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 11,
अब देखिए, जब सस्टेनेबल सभी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, हर चीज़ें बराबर होंगी, तो बराबर क्या होगा, ये एक एक दोनों बराबर हो गया। तो सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटी जब बराबर होंगी तभी तो बनेगा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज। जब एक एक बराबर होंगे तो 1-0 होगा तो इनइक्वलिटीज बन जाएगा, ये तो हड है होगा नहीं। अगर 1-1 बन जाएगा तो तभी तो सब चीज़ें सस्टेनेबल, तभी तो हम कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है मतलब कोई चीज़ यूज करिए लेकिन उसको फ्यूचर के लिए भी रख दीजिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब देखिए ये होता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। अब देखिए 12 नंबर का क्या देखते हैं, 12 नंबर का क्या देखते हैं, इसका भी एक ट्रिक देखते हैं कैसे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जब आप क्लास 12th में रहते हैं तो इसके बाद 12th के बाद क्या करते हैं, 12th के बाद आप फिर जाते हैं दूसरी जगह, मतलब स्टडी करने, चाहे वो आप दिल्ली जाए, चाहे आप कोटा जाए, इलाहाबाद जाए, पटना जाए, कहीं भी जाए, बाहर जाना चाहते हैं तो आपके मतलब माता पिता क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब आप कोई भी चीज़ का कंजप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, क्योंकि अगले साल आपको जब 13 में पहुंचेंगे, उसको 13 मान लीजिए, मतलब जब 12 के बाद कुछ भी आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 13 ही हो जाएगा। तो वो क्या, जब वहाँ पर जाएंगे तो 12 में हैं तो इसमें यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखिए, क्योंकि 13 में आपको बाहर जाना, 12 के बाद आपको बाहर जाना है। तो 12 के बाद आपको 12 में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल होइए कंजप्शन और प्रोडक्शन के प्रति। ये नहीं कि आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो जब 12 के बाद कोटा दिल्ली कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। अब क्या हुआ, बच्चा क्या हुआ 13 में क्या किया गया, वो चला गया दिल्ली में, चला गया कोटा में, चला गया। अब कोई बच्चा कोटा चला गया मान लीजिए, तो क्या होगा, कोई बच्चा लद्दाख में रहता है, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो जब कोटा में चला गया तो वो वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गर्मी है, तो वहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा क्लाइमेट, क्या नहीं, तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा क्लाइमेट। तो 13 क्या होगा, क्लाइमेट, क्योंकि 12 के बाद जब वो पास करके 13 में गया तो क्लाइमेट पूरा चेंज ही हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लाइमेट जब कभी भी आपसे पेपर में आएगा क्लाइमेट कब चेंज हुआ था, तो आप याद रखिएगा वो बच्चा जो पास किया था इंटर, वहाँ रिस्पॉन्सिबल बन रहा था, और जब 13 में गया, वो मतलब 13 में गया मतलब ग्रेजुएशन में गया, तो वो क्या गया, उसको क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योंकि लद्दाख का बच्चा जब कोटा जाएगा तो उसका चेंज हो जाएगा क्लाइमेट, तो पूरे चेंज ही हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइफ बिलो वाटर, मान लीजिए आप एक साल 13 में रहे, जो दूसरे साल क्या हुआ, आप कह रहे हैं अच्छा हाँ क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो जब क्लाइमेट जब चेंज होगा तो क्या हुआ, दिल्ली में बाढ़ आ गई, वो बच्चा दिल्ली में है, लद्दाख से दिल्ली में आया है, वो बच्चा दिल्ली में बाढ़ हो गई, आपका जो लाइफ है वो नीचे चला गया, पानी के नीचे, ठीक है। तो कहीं भी रहिए, बाहर भी बाढ़ आती है, ये नहीं है कि आपको जहाँ घर आए वहीं बाढ़ आती है, हर जगह, दिल्ली में तो अक्सर आती रहती है बाढ़। तो 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर है। 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड है, तो कभी जब जाएगा लाइफ बिलो वाटर, आपकी लाइफ 14 नीचे हो जाएगी वाटर के, तो क्या हुआ 15 में तो आप लैंड पे, ऐसा नहीं कि पूरी साल बाढ़ ही आ जाएगी, तो आप ज़मीन पे तो आएंगे ना, सूख जाएगा पानी तो ज़मीन पे आएंगे, तो फिर लाइफ ऑन लैंड आ जाएगा। 16वां याद करिए, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो 16 क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, 17 क्या है, इस सबको पार्टनरशिप में रखना है गोल के लिए, ठीक है। 17, तो ये 16 17 याद रखिएगा, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा जो हमने इस कहानी को आपको बताया है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है, जंतु जैविक घटक है क्योंकि इसमें जीव होता है, मिट्टी जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक या भौतिक घटक है, क्योंकि मिट्टी को आप कितना भी उसको उसमें कीटनाशक डालिए, क्या मिट्टी कभी बोलती है आप हमारे मतलब ये मत डालिए, ये कीटनाशक इतना मत यूज करिए, यूरिया पोटास इतना मत यूज करिए, नहीं, क्योंकि लेकिन जंतु कोई होगा, मान लीजिए चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, या कोई और जानवर है, गाय है, भैंस है, तो इस पर अगर कुछ इस पर इफ़ेक्ट करेंगे तो ये इसको थोड़ा सा आपको वो भी अपने मतलब बोल नहीं सकते, मतलब इफ़ेक्ट तो करेगी ही, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो ये है जंतु, ठीक है, जैविक घटक कौन सा है, जंतु।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन? यूकेलिप्टस। आपके आसपास देखे होंगे यूकेलिप्टस लगता होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है। क्या करता है ये? नीचे से जितना पानी होता है उसको सोख लेता है, ठीक है। इसका ये लंबाई इसीलिए बढ़ती रहती है, ये पानी नीचे से काफ़ी सोखता रहता है, इसलिए जहाँ पर ये रहता है वहाँ के नीचे ग्राउंड वाटर बहुत कम चला जाता है, ठीक है। तो यूकेलिप्टस है। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन DDT एक है, ये क्या है बताइए? तो ये अभी हम बताए हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, अजैविकीय प्रदूषक है। ये देखिए आपके 2022 में ये भी आया है प्री यूपीपीसीएस प्री, और 2022 में ये भी आया। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, दो अगर दो क्वेश्चन कर देते हैं, देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में ये भी, 2022 में वो भी। देखिए ये कहाँ पे आया है? अच्छा इसका नहीं दिया है, लेकिन ये भी आया है पेपर में। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। जैसे आप पेपर में बैठे हैं तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पर ज़्यादा ही शोर होगा ना, तो वहाँ ज़्यादा लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, कहाँ पर? ये यहाँ पर। अब इसके बाद जो कमर्शियल एरिया होगा वो थोड़ा सा कम होगा, यहाँ लगा दीजिए। शांत क्षेत्र सबसे कम होगा, यहाँ लगा दीजिए। आवासीय क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ए का दूसरा यहीं है और बी का पहला यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए इंडस्ट्रियल सी का चौथा, ये देखिए ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? निम्नीकरण वही हम बता रहे थे अभी इसको, कि जो प्लास्टिक का बोतल है ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ऊन जो है, कई बच्चे सोचते होंगे ऊन नहीं है, ऊन आपका जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल है, याद रखिएगा, लेकिन ये सब नहीं है, ठीक है। ये भी देखिए 2003 क्वेश्चन 2022 में आए हैं प्री में। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप कर देंगे। वन जैव विविधता संस्थान कहाँ है? तो देखिए वन जैव विविधता जो वहाँ पर हम देहरादून लिखे थे, तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में, हिमाचल प्रदेश पीसीएस में आया है वन जैव विविधता संस्थान। अब देखिए राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ, कब प्रभावित हुआ? मतलब ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब? अक्टूबर 2010 में प्रभावी हुआ। अब यही देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2017 में जीएस सेकंड पेपर में पूछा गया। अब ये देखिए ये पूछा गया सीएपीएफ में पेपर 2018 में, शीघ्र मामलों को निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो किसके? 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए हम कहे थे ना, आपको ये भी पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के। पृथ्वी 5 सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था? 97 में हुआ था। ये भी देखिए मेंस में पूछा गया था, पृथ्वी +5 सम्मेलन आयोजित हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन +5, ठीक है। रियो 20 कब हुआ था? तो रियो 20 किस लिए हुआ था? जो वो संक्षिप्त नाम पूछ रहा है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो रियो 20 क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसका संक्षिप्त नाम था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो शीर्षक क्या था कि कब हुआ था रियो 20? 2012 में हुआ था इसका, ये पृथ्वी सम्मेलन, ये क्या? द फ्यूचर बी वांट इसका था, ठीक है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर बी वांट। अब देखिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, कब कर? 2030 तक प्राप्त करना है सतत विकास लक्ष्यों को। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ यही, आप थोड़ा सा अगर ये शेयर और कर देते हैं, थोड़ा हमारा सा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ जितने भी लोग होंगे वो शेयर और कर दिया करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। सबको बताइए कि यहाँ पर रिवीजन चलता है डेली आपके घटना चक्र का। तो देखिए कितने क्वेश्चन आप पढ़ लिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन फंस ही जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।